नमस्कार दोस्तों। अनसोल्ड पेपर का थर्ड पार्ट हम लोग तीसरा अनसोल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं। दो पहले से मैं सोल्व कर चुका हूँ। थर्ड पेपर का पार्ट 1 हम पहले दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और पहले दोनों पेपर भी देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, हम लोग अभी पार्ट 2 सोल्व कर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पार्ट 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब पार्ट 1 में मोस्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सोल्व कर लेते हैं, मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके जो चलेंगे वो कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसने ये दिया हुआ है कि एक्स और वाई, एक्चुअल में एक्स और वाई दोनों मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे दोनों का सम तो इसने इस मैट्रिक्स के बराबर दिया है और दोनों का डिफरेंस उसने इस मैट्रिक्स के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये दो ए आपको एक रेखिक समीकरण दे रखी है और इक्वल में कोई एक नंबर दे रखा है, क्योंकि मैट्रिक्स थ्योरी में एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स के होते हैं और इन जनरल रियल स्पेस में जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल एक्स प्लस आप ऐसे मान के चलिए कि x प्लस वाई बराबर एक नंबर दे रखा है और x माइनस वाई बराबर एक नंबर दे रखा है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही आपका एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, एक बार इनको जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी और एक बार इनको घटा दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सभी को बेसिकली, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है मैट्रिक्स का, तो ये आपको आता होगा। ठीक है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको कर लेना सोल्व, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको कुछ अलग सा दे रखा है। आपको मतलब y की वैल्यू आपको दे रखी है x की पावर x की पावर x की पावर x और अप टू इन्फिनिटी तक दे रखी है, आपका अनंत तक दे रखी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आपको फिर डी वाई डी एक्स की वैल्यू कुल मिला के बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, पैटर्न पहचान लीजिए आप लोग। पैटर्न यानी कि रिपीटेशन जो एक्चुअल में हो रहा है वो आपका कहाँ से हो रहा है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे क्या पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स, और ये इसी तरीके से आपका रिपीट होकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है आपका, यानी कि लगातार इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे x है, उसकी पावर भी है x है, फिर उसकी पावर भी, यानी कि अगर आप इस टर्म्स को फिर फिलहाल मान के चलिए सिंगल टर्म्स को इसको छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर से वही सेम पैटर्न चल रहा है आपका, जो कि जिसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी y के बराबर, क्योंकि सेम रिपीटेशन चल रहा है ना। तो आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक नंबर भी आप कम करेंगे यानी कि एक पावर कम करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम इन्फिनिटी रहता है आपका। यानी कि आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स, और मान के चले कि ये आपको नीचे वाला गिवन नहीं है, तो यही है ना, तो यही कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी अप टू इन्फिनिटी y के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर y। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या काउंट करना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और कंडीशन ये है आपकी गिवन। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन करने का मेथड क्या है आपका, लॉग यूज़ करके हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉग का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, दैट इज टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कैलकुलेटिव लॉग लेंगे, इसका बेस आपका ई रहता है। तो जैसे ही हम लोग ये हो तो log y और यहाँ पे log x रेस टू पावर y। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि log x की पावर m हो तो ये जो पावर है वो आपकी log के प्रोडक्ट में आ जाती है m log x, तो यहाँ पे सिंपली पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो y log x बचेगा आपका। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आपको यहाँ से डिवाइड डी एक्स काउंट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गया डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ पे log y है आपका, log y का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चूंकि ये y का फंक्शन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्वियसली चेन रूल लगाएंगे 1/y, और इंटू y का जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy/dx। और यहाँ पे दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का अवकलन 1/x हो गया log x का, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का जब आप अवकलन करेंगे तो बेसिकली कितना हो गया dy/dx। आपको यहाँ पे dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कंडीशंस लेके आनी है जो भी आपको सिद्ध करनी है। कंडीशंस क्या लेके आनी है, आपको x इंटू dy/dx चाहिए, तो आप एक काम करिए dy/dx की वैल्यू सेपरेटली निकालिए यहाँ पे। उसके बाद तो ये भी टर्म्स dy/dx की, ये भी टर्म्स, तो इस वाले टर्म्स को हम लेफ्ट में लेके आएंगे और इन दोनों में dy/dx कॉमन आएगा आपका, तो यहाँ पे 1/y बचेगा एंड माइनस log ऑफ x बचेगा,
1 और इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स बचेगा आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एल्शियम वगैरह ले लेंगे। यहाँ पे एल्शियम आपका y आ गया और ऊपर बचेगा 1 माइनस वाई log x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, x तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऊपर जाएगा तो ये वाई स्क्वेयर और ये आपका नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई log ऑफ x। आई थिंक शायद यही आपको प्रूफ में मांगा है, देख लीजिए, एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वाई log x, यही है आपका, देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेम है कि अगर पावर इन्फिनिट में से एक टर्म्स हम घटा भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो सिंपल y की वैल्यू ही रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है और सिंपल, देखिए देखने से सिंपल लग रहा है, ये नीचे रेखिक गुणनखंड लीनियर फैक्टर्स दे रखे हैं आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपका फंक्शंस इस तरीके से है कि मान के चलिए कि dx और अपॉन में यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए, या फिर एक ऐसा फंक्शन माने जिसकी पावर डिग्री नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर से कम है आपकी, और इस तरीके से आपको अगर फैक्टराइजेशन हो रखा है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं, आंशिक भिन्न का मेथड यूज़ करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखिए अच्छी बात है कि आपको लीनियर फैक्टर दे रखा है, तो हम सबसे पहले इस गिवन फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे, यानी कि जो आपको ये दे रखा है x अपॉन में x माइनस 1, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हम जो भी लीनियर फैक्टर्स रहते हैं उसको अलग अलग सेपरेटली लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मान के। तो इसको हम देखिए इस तरीके से लिख लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न आपकी तब पॉसिबल होती है जब आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से कम होती है आपकी। अगर इक्वल भी है तो एक बार डिवाइड करके उसके बाद फिर मोस्टली कम पावर में करते हैं। अब देखिए आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों साइड की कंपैरिजन करके। तो यहाँ तो आपका यही आ गया लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। यहाँ पे अब आप एलसीएम जब लेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेपरेट हैं आपके, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। उसके बाद फिर a x माइनस 1 पहले से ही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करके लिख दे रहा हूँ भाई आप लोगों को, एक्स स्क्वेयर आप लोग समझ लेना, माइनस का 5x प्लस में 6 आएगा, प्लस का b इंटू, अब ये वाला जब इससे डिवाइड देंगे तो ये खत्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा अब यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x एंड प्लस का 3। सिमिलरली प्लस c लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आएगा c है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x और प्लस में 2 आपका, ये आ गया अब आपको। अब देखिए ये नीचे एलसीएम, तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ ही, इधर x है। तो अब आप देखिए जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो आप एक काम करिए कि यहाँ क्योंकि लेफ्ट साइड में एक आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है आपका, ठीक है, राइट साइड में भी इसी तरीके से पॉलिनोमियल बन रहा है, तो आप ना पावर्स कंपेरिजन करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में तो x ही बच रहा है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली पावर्स टर्म्स एक साथ करिए, तो इनका जब आप लोग कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे प्लस का b आएगा और यहाँ पे प्लस का c आएगा और इनटू में एक्स स्क्वेयर आएगा। x की पावर एक साथ करिए, तो जब x की पावर यहाँ पे लेंगे तो माइनस का 5a आएगा, माइनस का 5a, इधर लेंगे तो माइनस का 4b आएगा और इधर लेंगे तो माइनस का 3c आएगा, बाहर x आएगा और कॉन्स्टेंट अलग करिए, तो प्लस 6a प्लस का 3b और प्लस का 2c, ये अलग आ गया। अब दोनों तरफ आपके बहुपद ही हैं तो तुलना करिए घातों के गुणांकों की। जैसे आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे क्या है वो 0, क्योंकि है ही नहीं टर्म्स वो। उसके बाद जो आपकी एक्स का गुणांक है वो माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c है, जो कि इधर पे 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी 6a प्लस का 3b और प्लस में 2c है, वो कांस्टेंट भी नहीं है तो 0। अब ये 3 समीकरणें बन गई आपकी, 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशन से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें फाइंड आउट करने में। आप एक काम करिए, पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी मेथड है भाई ये, बाकी एक और तरीका था इसको करने का, लेकिन चलिए हम लोग इस तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करिए। तो अब हम लोग यहाँ पे प्लस का c है, ये प्लस का 2c है आपका, तो इसको 2c बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों से हम लोग c खत्म कर लेंगे, तो ये बनेगा आपका 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर में 0। मतलब हमने क्या किया है,
समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब उसके बाद घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये बचेगा 4a प्लस का b बराबर 0। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब सिमिलरली इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके आप लोग इसके साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका नीचे a प्लस 3a प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर आपका आएगा 0। ठीक है, इसको इसके साथ मतलब देखिए थोड़ा सा मैं कंजस्टेड टाइप में कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इसको ठीक से कर लेना। चाहो तो मैं इसको अलग लिख के कर सकता हूँ, चलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ। आपके पास है यहाँ पे जो सेकंड है इक्वेशन माइनस का 4 है माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर आपका यहाँ पे बचेगा 1, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3a प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर 0। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2a बच गया और यहाँ पे माइनस का b बच गया, बराबर में 1 बचेगा, मतलब 2a माइनस का b बराबर -1। ये समीकरण नंबर 5। अब 4 और 5 को एक साथ सोल्व कर दीजिए, तो समीकरण 4 है 4a प्लस b बराबर 0। ठीक है, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6a बराबर -1। तो a बराबर देखिए यहाँ से माइनस का 1/6 आ गया। जैसे ही a बराबर -1/6 आ गया, a की वैल्यू आप उठा के समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो समीकरण 4 में जब हम लोग रखेंगे a की जगह माइनस का 1/6, तो ये -4/6 हो जाएगा, प्लस में b बराबर 0, तो b बराबर यहाँ पे आ गया प्लस का 2/3 आपका। a और b दोनों आ गए। अब a और b का मान अब समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, तो c बराबर माइनस का a माइनस का b आएगा, तो a की वैल्यू -1/6 है तो ये प्लस का 1/6 होगा, और ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो एलसीएम आपका 6 आ गया यहाँ पे, तो वैल्यू बचेगी आपकी 1 - 4 यानी कि माइनस का 3/6 मतलब माइनस का 1/2। आपका ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इनको यहाँ पे इस समीकरण यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो जो भी आपका फंक्शन था एफ एक्स कॉन्स्टेंट्स के साथ वो ये बनेगा, a अपॉन x -1 था, a की वैल्यू है आपकी -1/6, तो माइनस का 1/6 इंटू में x -1, b की वैल्यू आपके पास है 2/3, तो प्लस का 2/3 इंटू x -2, और c की वैल्यू है आपकी -1/2, सॉरी माइनस आएगा 1/2 और इंटू में x -3। आपको जब अब इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो तीनों का देखिए इंटीग्रेशन होगा तो सेपरेटली हो जाएगा इंटीग्रेशन, और आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट अगर बाहर आ गया तो 1/x का log होता है, तो log x -1 आ गया, प्लस का 2/3 log x -2 और माइनस का 1/2 log x -3 और प्लस में c। इस तरीके से हो गया। देखिए थोड़ा सा लेंथी मेथड आ गया है यहाँ पे, ये केवल आंशिक भिन्न निकालने में इसलिए थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, और इसलिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगले अगर किसी पार्ट में आएगा तो यहीं से एक इसका शॉर्ट वे भी है, ए और बी ए बी सी की वैल्यू निकलेगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपरली आपको सोल्व करके बताया है, जरूरी नहीं है 3 आए, 3 आएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर 2 इक्वेशंस रही होती, मतलब 2 फैक्टर्स रहे होते तो ये बड़े आसानी से हो गया होता। ठीक है, चलिए आपका इंटीग्रेशन हो गया, फाइनल में लोग आपका आंसर में आएगा, मतलब लोग के रूप में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपको इस अवकल समीकरण को सोल्व करना है। अवकल समीकरण आपको दे रखी है एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजिकल्स टू 2y इजिकल्स टू एक्स स्क्वेयर log x। देखिए अवकल समीकरण जो आपने सोल्व करी है 3 मेथड है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स, जो कि यहाँ पे लाना बड़ी दिक्कत है क्योंकि dy dx एक साथ दे रखा है और उसके साथ x वाली टर्म्स भी है, और ये x वाली टर्म्स एक से ज़्यादा दे रखी हैं। उसके बाद होमोजीनियस होता है, जो कि देखिए होमोजीनियस दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि इसकी डिग्री आपकी 2 आती थी यहाँ पे। तो बचा आपका एक ही तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y रहेगा डिपेंडेंट और x रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इस तरीके से होता है। देखिए वो रूप, क्या ये वही है? अगर नहीं है तो उसको बना लीजिए, पहले x से डिवाइड कर दीजिए सारी समीकरण में, तो dy बाई डी एक्स प्लस का 2/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, केवल यहाँ पे बचेगा x log x। देखिए इसी फॉर्म में बन गया है आपका ये। जैसे ही आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, px की वैल्यू 2/x आएगी और qx की वैल्यू आपके पास x इंटू log x आ जाएगी। अब इसके बाद करने का तरीका क्या है? करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक का सूत्र होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2/x, और यहाँ पे आ जाएगा 2/x और इंटू में है dx आपका। अब 2 तो बाहर आ गया आपका, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका? log x। ठीक है, बेस ई। अब क्योंकि ये
पावर में, उसमें प्रोडक्ट में है तो ये पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर log एक्स स्क्वायर। और आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल और log एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, मतलब ई की पावर log एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स के बराबर होती है। और log यहाँ पे अगर आप log ई लेंगे यहाँ पे, और जबकि बेस ई रहेगा तो इसकी भी वैल्यू आपके यहाँ पे 1 के बराबर होती है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 के बराबर, या फिर अगर ई की पावर एक्स लेंगे तो इसकी भी वैल्यू एक्स के बराबर ही होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर आ जाएगी। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसके बाद सॉल्यूशन का तरीका, क्योंकि एल डी का बिल्कुल फिक्स है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में आपका जो दूसरा फंक्शन है क्यू एक्स और इंटू डी एक्स और प्लस में सी आपका। तो वाई इंटीग्रेटिव फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर, और log एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की वैल्यू आपने देखी ऊपर ये रही एक्स log एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो बेसिकली ये आ जाएगा एक्स की क्यूब log एक्स डी एक्स और प्लस में आपका सी आ गया। अब लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, राइट साइड को थोड़ा सा आपको सोल्व करने की ज़रूरत है, यानी कि इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। तो ये बचेगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा आपको खंडा समाकलन, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो ये एल्जेब्रिक टर्म्स है तो ये फर्स्ट फंक्शन, और ये लोगरिथमिक है तो ये आपका सेकंड फंक्शन आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको मान के कर सकते हैं। तो आप वो आइलेट वाला रूल लगाएंगे ना इसमें आप लोग, क्योंकि एक्स की क्यूब है ना, तो एक्स की क्यूब आपका, अगर आप इसको, या फिर एक काम करिए, सॉरी चलिए उल्टा बोल गया मैं, आइलेट वाला रूल लगाएंगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन। मतलब इसको ना सेपरेटली करिए आप लोग, इतना आसानी से नहीं होगा ये, सेपरेटली इसको आई मान लीजिए आप इंटीग्रेशन। तो आपने मान लिया कि ये आई है, इसको मान लीजिए, चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, आई बराबर है एक्स की क्यूब और इंटू में log एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि log एक्स को अगर आप आइलेट वाला रूल लगाएंगे इसमें तो उसके अनुसार एल, मतलब लोगरिथमिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं आपके, ये लोगरिथमिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके। तो लोगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसके अनुसार इसको फर्स्ट माना जाना चाहिए और इसको आपको सेकंड मानना चाहिए, ठीक है। जो भी तरीका है मानने का आपका फंक्शन, क्योंकि log एक्स का डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होती है, इंटीग्रेशन करने में सॉरी, तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो खंडा समाकलन में सूत्र लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स log एक्स इंटू में सेकंड का समाकलन एक्स की 3 डी एक्स और फिर इस सारे का भी समाकलन यानी कि डी एक्स आपका, ठीक है। तो एक्स की 3 का जब आप समाकलन करेंगे तो एक्स की 4 अपॉन 4 हो जाएगा और इंटू में आपका log एक्स चल रहा है, माइनस log एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/x होगा और इंटू में एक्स की 3 का समाकलन एक्स की 4/4 होगा और इंटू में डी एक्स और प्लस में चलेगा आपका सी। तो ये आपका x की 4/4 log एक्स माइनस ये फिर से देखिए क्या बचेगा 1/4 बाहर आ जाएगा तो x की 3 dx बचेगा आपका, ठीक है। और x की 3 का समाकलन आपको करना आता ही है, फिर से क्या हो गया आपका ये माइनस x की पावर 4 अपॉन में 4 आएगा तो ये ओवरऑल 16 आ जाएगा प्लस सी। तो ये i की वैल्यू ये रही। अब केवल आपको क्या करना है, इस i की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो ये इसलिए समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो ये आपका बचेगा y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपका x की पावर 4 अपॉन में 4 आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा केवल log x और माइनस का 1/4 केवल ये, ठीक है, क्योंकि 16 था यहाँ पे, और प्लस में क्या आएगा आपका c। दोनों तरफ चाहो तो एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा एलडी बन रहा था और एलडी का करने का प्रॉपर तरीका लगा दिया, ठीक है। एलडी क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है आपका, और वो भी वेक्टर डिनोट करके दे रखा है आपको, 2 वेक्टर से डिनोट करके, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। अब आई थिंक आपको याद होगा, अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर के आपके एप्लीकेशंस हैं और इन पर मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है। तो अगर मान के चलिए कि ट्राइंगल की अगर बात करें हम लोग, कोई ट्राइंगल दे रखा है आपको जिसके 2 एडजेसेंट साइड दे रखी है, यानी कि संलग्न भुजाएं दे रखी हैं आपको, अगर ट्राइंगल की, कोई भी ट्राइंगल की, और उनके वेक्टर्स संलग्न भुजाओं के, संलग्न का मतलब है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मान के ये इस तरीके से मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है आपको और ये वेक्टर बी है आपका।
तो वेक्टर ए व वेक्टर बी अगर गिवन है तो आपका जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, याद रखिएगा, 1/2 ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस तरीके से। ये किसके लिए? ट्राइंगल के लिए, ये रहा ट्राइंगल, त्रिभुज के लिए। और अगर यहीं पे आपका समांतर चतुर्भुज दे दे, और समांतर चतुर्भुज का दो सूत्र पढ़ेंगे आपके। पहला है कि अगर आपकी संलग्न भुजाओं के वेक्टर दिए हैं, संलग्न भुजाओं के वेक्टर, देखिए इस तरीके से मान लीजिए समांतर चतुर्भुज आपका, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी आपकी, यानी कि ये अगर वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये भी वेक्टर ए ही होगा, और अगर ये आपका वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी ही होगा। तो इसका सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इस समांतर चतुर्भुज को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लीजिए, दोनों सेम ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 ये वाला तो इस वाले ट्राइंगल का और अगले वाले का भी यही बनेगा। तो ओवरऑल सूत्र बनेगा आपका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 + 1/2 करेंगे तो केवल यही बचेगा। ध्यान ध्यान याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को आप दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकते हो, दोनों का एरिया समान रहेगा। 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जब आप दोनों को जोड़ेंगे कुल एरिया के लिए तो 1/2 खत्म हो जाएगा आपका, ये पूरा का ओवरऑल ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका। अच्छा, यहीं पे अगर आपको डायगोनल वेक्टर्स गिवन है, डायगोनल का मतलब है अगर आपको विकर्ण गिवन है, विकर्ण वेक्टर अगर गिवन है आपको, मान के चलिए विकर्ण वेक्टर, पहला वेक्टर d1 है और दूसरा वेक्टर d2। विकर्ण वेक्टर का मतलब ये वाला, ये वेक्टर d1 है और इस तरीके से आपको मिलेगा वेक्टर d2 मिलेगा। तो इसका जो सूत्र मिलेगा आपका क्षेत्रफल का, ठीक है, सूत्र बता दे रहा हूँ मैं, 1/2 आ जाएगा उसमें, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से बहुत बार आया हुआ है और आपके बिल्कुल आने के चांसेस है। तो आपको करना क्या है, केवल इन, क्योंकि यहाँ पे तो आपको संलग्न भुजाएं दी है ना, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसके मैग्नीट्यूड निकालना है, बस वही आपका एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखूँ, पहला वेक्टर मेरे पास है यहाँ पे i माइनस का j प्लस का 3 की कैप, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास 2i माइनस का 7j एंड प्लस का k कैप। ठीक है, अब जब आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको केवल ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा पहले, और आई थिंक ए क्रॉस बी निकालना अगर आपको आता है, नहीं आता है तो मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, हमने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वो भी आपका डिटर्मिनेंट के थ्रू डिफाइंड होता है। तो पहले रो में आते हैं आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट जो कि 1 -1 और 3 हैं, और सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट जो कि आपके 2 माइनस का 7 और प्लस का 1 है। तो जब आप लोग करेंगे इसको, तो पहले फर्स्ट रो कह लूँगे एक्सपेंशन करेंगे इसका, आई कैप इंटू ये आपके गुम हो जाएंगे फर्स्ट रो में, ये गुम हो जाएंगे और ये गुम हो जाएंगे आपके। तो ये जो बाकी बचेंगे आपके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -1 माइनस करेंगे और ये माइनस ऑलरेडी 21 आएगा तो प्लस का बन जाएगा। उसके बाद माइनस का जे कैप इंटू, अब जब जे कैप करेंगे हम लोग, जे कैप के लिए क्या करेंगे, इस बार ये वाले बच जाएंगे, इस बार ये वाले गायब हो जाएंगे, देखिए ये। तो उसके बाद जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 1 यानी कि 1, माइनस का 3 × 2 -6 हो गया। सिमिलरली प्लस के कैप करेंगे तो इस बार ये खत्म हो जाएंगे आपके, तो -7 × 1 तो ये माइनस का 7 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया आपका। तो ये ओवरऑल बनेगा आपका 19 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, ये एक क्रॉस भी आ गया। अगर आपको एरिया निकालना है तो इसलिए जो क्षेत्रफल पड़ेगा आपका, यानी कि क्षेत्रफल बराबर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने को तरीका पता होगा आपको कि मैग्नीट्यूड ये है कि अगर आपको कोई भी गिवन वेक्टर एक्स आई कंपोनेंट रूप में दे रखा है प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसके मैग्नीट्यूड का मतलब है आपको √ इनके गुणांकों के स्क्वायर का सम, x² प्लस y² प्लस में z², ये है आपका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 19² प्लस में 5² और प्लस में -5²। तो जब आप करेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 19² बन जाएगा आपका, आई थिंक बनेगा ये 19² बनेगा, हाँ 361, प्लस में ये 25 और ये भी प्लस का 25, तो ओवरऑल जुड़ के कितना हो गया ये आपका, ओवरऑल जुड़ के आपका बन जाएगा ये 411। आई थिंक कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, इतने यूनिट आ जाएगा आपका एरिया, बस इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कर लेना। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए केवल एप्लीकेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है इसमें। ओके चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और वो भी रेट ऑफ चेंज पे।
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे यूज हैं आपके। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है पहला पार्ट, एक फिर आपका रेट ऑफ चेंज है, और तीसरा फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है आपका। तो ये रेट ऑफ चेंज पे दे रखा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब पता है, समय के साथ परिवर्तन की दर। क्वेश्चन में कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव है आपकी। बुलबुला, हवा का बुलबुला है आपका, ठीक है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आपको पता है बुलबुला जो होता है गोलाकार होता है आपका, ठीक है। तो बुलबुले की त्रिज्या दे रखी है। मान लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका, जो आपने मान लिया, जो बुलबुला है आपका या गुब्बारा है, बुलबुला ही दे रखा है, गोलाकार होता है वो। बुलबुले की त्रिज्या मान ली आप लोगों ने आर, ठीक है, स्मॉल आर। अभी कह रहा है कि उसका जो त्रिज्या है ना वो इस स्पीड से बढ़ रही है। मतलब अगर उसके अंदर हवा डालेंगे तो गुब्बारा फूलेगा, फूलेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि गोलाकार आकृति बढ़ेगी। अब त्रिज्या बढ़ रही है, अब त्रिज्या जो बढ़ रही है वो समय के साथ बढ़ रही है, जैसे हवा जा रही है वो बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपको त्रिज्या की समय के साथ परिवर्तन की दर दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और चूंकि वो बढ़ रही है तो इसलिए प्लस का आ रहा है। अगर ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज में अगर कोई चीज़ घटती है तो उसकी रेट ऑफ चेंज माइनस की ले जाती है, अगर बढ़ रही है तो प्लस की ले जाती है। आगे कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। मतलब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या उसकी 1 सेंटीमीटर हो। अब देखिए बुलबुले गोलाकार है, तो इसका जब हम आयतन निकालेंगे, बुलबुले का आयतन निकालेंगे, मान के चलिए आयतन v है इसका। गोलाकार है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पूछ रहा है कि किस दर से बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इसकी दर निकालनी है तो दर का मतलब होता है समय। किसी भी चीज़ की अगर दर निकालनी है तो उसका मतलब होता है समय के सापेक्ष परिवर्तन उसका। और इसी को हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, क्योंकि परिवर्तन का, डिफरेंशिएशन का मतलब परिवर्तन ही होता है, परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, टी पे के सापेक्ष समाकलन कर दो। तो जब v का करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। और यहाँ पे 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। r की 3 का करेंगे, अभी चूंकि ये r का फंक्शन है, तो r का फंक्शन अगर ये है तो ये केवल r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो r की 3 का कितना हो गया, 3r²। और उसके बाद जो r बचा है उसका फिर t के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बचेगा, dr/dt। तो ये आ गया आयतन के परिवर्तन की दर। अब चूंकि dr/dt की वैल्यू आपको पहले से ऊपर दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो। तो ये आपका बचेगा 4π/3 इंटू में 3r² और इंटू में कितना आ गया 1/2। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसने ना त्रिज्या भी दी है कि आपको जो परिवर्तन की दर निकालनी है किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि जब r की वैल्यू 1 हो उसके बाद निकाल। तो इसका मतलब r यहाँ पे ये वाला जो r है ये भी आपको 1 ही गिवन है। तो इसलिए आयतन परिवर्तन की दर आपकी हो गई यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ 4π/3, 3 इंटू आर की वैल्यू 1 हो गई और इंटू में कितना 1/2। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट, तो कितना आ गया ओवरऑल ये 2π। अब चूंकि आयतन है तो आयतन का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर की घात 3 होता है, और प्रति सेकंड, क्योंकि दर निकालनी है तो समय से भाग करनी पड़ेगी प्रति सेकंड। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है केवल, ये और कुछ नहीं है, ये 5 नंबर में है। देखिए आप, तो कभी कभी ऐसी भी लॉटरी लग जाती है कि आपको इतना छोटा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल जाए, ठीक है। ये लॉटरी समझ लीजिए इसको। इसको और पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो सब लॉटरी हैं आपके। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी, वो जो आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड दे रखा है, ये लॉटरी है एक्चुअल में आपके, वरना एग्जाम में इतनी लॉटरी लगती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका 6 पार्ट। अब देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपका, और ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मैं इसको सारे टाइप्स आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सारे टाइप्स आपको कैसे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले, एक बार और एक्सप्लेन किए थे मैंने पिछले वीडियोस में आपको, अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। किसी पार्ट में मैं एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इस तरीके के जब आप द्विघात समीकरण से संबंधित इंटीग्रेशन हो आपके, और जबकि ऊपर कांस्टेंट हो आपका। तो यहाँ आप सेकंड में कह रहा हूँ कि अगर ऊपर कांस्टेंट नहीं है, कोई वेरिएबल टर्म्स है, तब हम कैसे करते हैं उसको। मान के चलिए द्विघात संबंधित ax+b दे रखा है, और नीचे जो द्विघात समीकरण है मान के चलो कि वो दे रखा है px² प्लस में qx प्लस में r dx आपको करना है। तो इसको करने के ना 2 तरीके हैं। अगर मान के चलो कि नीचे वाले के आपके चाहे ये हो चाहे भाई ये तरीका हो, ax+b अपॉन में अंडर रूट px² प्लस में qx प्लस में r, ठीक है। ये इन दोनों में से अगर कोई सा तरीका हो। पहला तरीका क्या है कि अगर आपकी आंशिक भिन्न हो जा रही है, ठीक है। दूसरे में अगर आंशिक भिन्न नहीं हो रही, आंशिक भिन्न का मतलब है कि आपके रेखिक गुणनखंड बन रहे हैं। अभी जैसे मैंने पीछे आंशिक भिन्न का क्वेश्चन किया है, रेखिक गुणनखंड बन रहे हैं तो आंशिक भिन्न वाला तरीका लगाएंगे। और अगर आंशिक भिन्न नहीं हो रहे हैं यहाँ पे इस केस में, तो आंशिक भिन्न अगर नहीं हो रहे हैं तो हम लोग इस केस में नीचे वाले को, जो भी नीचे वाला क्वेश्चन गिवन है आपको, उसमें बनाएंगे हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। या फिर एक तरीका और है कि जो भी ऊपर वाली क्वांटिटी है यानी कि ए एक्स प्लस बी, इसको जो नीचे वाला है इसके अवकलन के रूप में लिखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, इस रूप में लिखा जाएगा भाई। मतलब ऊपर वाले अंश को इसके अवकलन के रूप में तोड़ा जाएगा। सिमिलरली यहाँ तो अगर गुणनखंड भी बने या ना भी बने तो यही वाला केस अपनाया जाएगा इसमें, अगर अंडर रूट है तो। अगर फैक्टर भी हो रहे हैं तो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है हमारा। हम इसमें ऊपर वाले के अवकलन को नीचे, ऊपर वाले अंश को नीचे वाले के अवकलन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ और आपको फिर ये दिख जाएगा। क्वेश्चन में ऊपर 5x प्लस 3 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है आपका, यानी कि 5x प्लस 3 इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 10, वेरीफाई कर ले रहा हूँ, आई थिंक यही है 4x प्लस 10 dx, ठीक है यही है आपका इंटू में dx। अब देखिए इसके बेशक फैक्टर्स हो रहे हो ना हो रहे हो, अंडर रूट दे रखा है तो हमारा पहला काम ये है कि जो अंश आपको दे रखा है 5x प्लस 3, इसको जो ये नीचे वाली क्वांटिटी इसके अवकलन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे अवकलन के रूप में ट्रांसफॉर्म हम लोग, देखिए a इंटू डी अपॉन डी एक्स, जो नीचे वाली क्वांटिटी कितनी है वो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10 और प्लस में b। अब कुल मिला के दोनों तरफ से कंपेरिजन करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। हम आंशिक भिन्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अलग सा ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। तो जैसे ही हम लोग करेंगे इसको, अवकलन कितना हो गया इसका, देखिए 2x प्लस 4 हो गया आपका और प्लस में कितना आ गया b और इधर चल रहा है 5x प्लस में 3। ध्यान रखना ये मेथड तभी लगाएंगे जब स्क्वायर रूट और ऊपर आपकी वेरिएबल टर्म्स हो। अगर नीचे मान के चलो कि अगर ऊपर कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ पे अगर अंडर रूट है तो पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर है, तो बस एक ही तरीका है हमारा, नीचे वाले को बनाइए आप लोग परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाइए और आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है, मिले होंगे आपको फॉर्मूले। तो प्लस में भी चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ax और प्लस में 4a और प्लस में क्या आएगा b। दोनों तरफ देखिए ये x का गुणांक यहाँ पे 2a है और यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो 2a बराबर तो 5 हो गया, तो a बराबर तो डायरेक्टली 5/2 मिल गया और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4a प्लस b ये बराबर 3 मिल गया। यही इस क्वेश्चन का तोड़ है भाई, ये यही वाला तरीका। तो 4a की वैल्यू 5/2 और प्लस में b बराबर 3, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपकी, ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, उधर जाके माइनस का 7 आ गई। तो इसका मतलब अंश को जो भी आपका 5x प्लस 3 है समीकरण फर्स्ट में रिप्लेस कर दो और b का मान, a की वैल्यू है आपकी 5/2, तो 5/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, ठीक है। या फिर एक काम करो इसको लिख दो, जो भी इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करके आएगा, ठीक है, लिख दो इसको। तो ये 5/2 इंटू में 2x प्लस का 4 ये आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी है आपकी -7। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसी में, इज इक्वल्स टू, इसको दो टर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो गया 5/2 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 10 dx। एक तो ये अलग हो गया, उसके बाद माइनस का 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। मतलब इसको इसके साथ अंडर रूट जो आपका अपॉन वाली क्वांटिटी वो ले ली और फिर इसके साथ दो अलग आपके इंटीग्रेशन बन गए। अब देखिए कितना आसान है, इसको t मानिए सिंपल, इसको जैसे ही हम t ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका अवकलन ये रखा बैठा आपका ऊपर, तो ये डायरेक्टली आपका बनेगा यहाँ पे dt और नीचे बन जाएगा केवल अंडर रूट t। अब 1/√t, चलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को मानिए t, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यानी कि 2x प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू dt और 2x प्लस 4 dx ये बैठा आपका, इसीलिए हमने किया था ये। तो ये वाला तो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका, 5/2 बाहर आ गया dt और अपॉन में अंडर रूट t, और 1/√t का आपको अवकलन पता होगा, समाकलन 2√t होता है आपका, यानी कि 2√t, और t का मान फिर से वही रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली इसका तो वर्गमूल ये आ गया आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 फर्स्ट क्वांटिटी का। बची आपकी सेकंड क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी। अब आप देखिए इसमें ऊपर कांस्टेंट आ गया ना, मतलब देखिए यही वाला तरीका बन गया आपका। तो कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसको क्या बनाएंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसको हम लोग। तो ये आपका बचेगा 7 इंटीग्रेशन dx, अंडर वाले को पूर्ण वर्ग बनाइए,
तो एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा। पूर्ण मार्क बनाने का तरीका वही, घात प्लस इसके गुणा एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करके घटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस में कितना चल रहा है आपका 10 चल रहा है। तो ये आपका आ गया 7 इंटीग्रेशन dx बटे में, मतलब इसको मैंने I1 माना था चलिए, और इसको मैंने I2 मान लिया। तो अभी हम लोग I2 को सोल्व कर रहे हैं। तो ये आपका बच गया अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का कितना बचेगा, ये प्लस का 6 बचेगा। अब 6 किसी का वर्ग वर्ग होता नहीं है तो मैंने इसको अंडर रूट 6 का वर्ग लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन ना इस तरीके का बन गया। सूत्र आपका dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पढ़ा होगा इसका सूत्र आपने लोग, अगर नहीं है तो देखिए प्लीज़ आप इंटीग्रेशन के सूत्र जरूर याद करिए वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। बिना सूत्र के आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डेफिनेट भी और इंडेफिनेट भी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसको ओपन कर दीजिए तो ये आएगा 7 और इंटू में लोग एक्स का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स प्लस 2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो जो भी स्टार्टिंग से किया था आपने वही वही आ जाएगा, यही वाला आपका, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसी ये वाला जो है ये इसी का तो ट्रांसफॉर्मिंग रूप है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, प्लस सी जोड़ना चाहते प्लस सी जोड़ दीजिए। तो इसलिए जो आपका फाइनल आंसर है आई बराबर हो गया I1 प्लस में I2, ये रहा आपका I1 का मान और ये रहा आपका I2 का मान, दोनों को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका काम है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ बताना है आपको, ध्यान रखना भाई। अब देखिए ये तरीका क्या है, तरीका ये है जब ऊपर आपका कांस्टेंट ना देके वेरिएबल गिवन हो और नीचे द्विघात समीकरण हो वर्गमूल में, अगर वर्गमूल में है तो पक्का फिर यहाँ पे आपको यही वाला मेथड अपनाना है, अंश जो दे रखा है उसको हर के अवकलन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देना है इस तरीके से मान के वहां से। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट तुरंत हर क्वेश्चन में मिल जाएगा ए और बी, और उसके बाद एक ही क्वेश्चन 2 इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, जिसमें पहले में तो सिंपल इसको टी मानिएगा, इसका अवकलन ऊपर ही रखा बैठा है क्योंकि आपने बनाया है, और दूसरे वाले में ऊपर हमेशा कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट का तरीका कि नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा और उसके बाद आपके इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेना। देखिए ये थर्ड वाला फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, 2 रेखाएं दे रखी हैं, पहली रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये रही, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि आपको वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करनी है। और देखिएगा ये दोनों जो डायरेक्शनल वेक्टर हैं दोनों सेम ही दे रखे हैं, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर दे रखी हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में कर चुका हूं भाई, बार बार फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं इसको, आप लोग प्लीज़ वहां से जाके पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, मॉडल पेपर 1 के पार्ट 1 में मैंने इसको सोल्यूशन दिया हुआ है जब समांतर होती हैं आपके। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बक्से में आपके 10 कार्ड जिसमें 1 से 10 तक के आपके पूर्णांक लिखकर रख दिए गए हैं, 1 से 10 तक के पूर्णांक लिख के रख दिए गए और उन्हें अच्छी तरीके से मिला दिया गया है, मतलब 1 से 10 तक की संख्याएं लिख के आप लोगों को उसमें मिला दिया है। जैसे मान के चले कि जैसे आप लोग गेम खेलते थे, एक आपने 10 पर्ची लेके उस पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग कर दिया और उनको एक साथ मिक्स कर दिया, एक डब्बे में रख दिया आराम से, आपको पता नहीं है कि ऊपर कौन से नंबर का है नीचे कौन से नंबर का है, तो मतलब मान के चले कि एक्सपेरिमेंट जो बन गया रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया है आपका। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कह रहा है, घटनाएं देखिए। अब एक कार्ड निकाला जा रहा है इसमें से बिना देखे यादृच्छा। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना, यदि क्वेश्चन में दे रखा है यदि यह ज्ञात हो, यानी कि हमें ये पहले से पता है कि जो निकाला गया कार्ड है वो संख्या 3 से अधिक है, यानी कि पहली घटना तो यही है कि उस पर जो संख्या है वो 3 से अधिक है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखिए, जब आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो आपको पता है सैंपल स्पेस में 1 से लेके 10 तक नंबर लिखी हुई संख्या ही आपको मिलेंगी यहाँ पे, इसके अलावा और तो कुछ आ नहीं जाएगा, आपको यही 10 संख्याएं मिलेंगी। तो इसमें जो पहली घटना इसने दे रखी है जो कि पहले से हो चुकी है आपकी, यानी कि आपको पहले से ज्ञात है ये चीज़, जो ऊपर जो नंबर आएगा जो पहली घटना दे रखी है ए घटना, वो नंबर संख्या जो होगी वो 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक, ये आपको ज्ञात है, मतलब ये घटना पहले घट चुकी है। तो 3 से अधिक है तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 3 से अधिक में मतलब 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। तो आप एक काम करिए, जब ये घटना पहले घट चुकी है तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम देखिए कितने हैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम इसके 7 हैं आपके फेवरेबल आउटकम, यानी कि 7 नंबर पॉसिबल हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/10। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। अब आप दूसरी घटना जो बी ले रखी है वो घटना ले रखी है सम संख्या होने की। अब आप देख लीजिए सम क्या क्या पॉसिबल है, सम में अगर निकालेंगे तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और फिर
10x तक, केवल यही पॉसिबिलिटी है। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है जब ये आपको पहले से पता हो, तो यानी कि आपको प्रायिकता निकालनी है यहाँ पे बी की प्रायिकता जब ए पहले घट चुकी है, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन ऑक्वर्ड। तो आपको सूत्र याद होगा इसको, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इसके क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, यानी कि पहले दोनों का कॉमन निकालेंगे, उसकी प्रायिकता में केवल ए की प्रायिकता से भाग दे देंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कॉमन जब आप निकालेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन 4 5 6 7 8 9 10 है। अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो दिख रहा होगा 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ये 4 आएंगे। तो आप इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम 10 है, 4/10 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता 4/10 और ए के होने की प्रायिकता आपको पहले से पता है कितनी है, 7/10। तो बेसिकली आपने जो चाह रहे थे आप लोग, उसकी प्रायिकता होगी 4/7। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए इसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी टफ लगती है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, इसको थोड़ा डीपली समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये भी एक मान के चलिए कि एक प्रकार की लॉटरी टाइप ही है। 5th पार्ट देखिए, आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना। विशिष्ट हल मतलब इसका आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन तो करना है अवकल समीकरण का, लेकिन आपको विशिष्ट हल यानी कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालना है आपको यहाँ पे। पहले इसका एक्चुअल में स्पेसिफिक सॉल्यूशंस का आपको पता होगा, विशिष्ट सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। पहले तो इसका जनरल सॉल्यूशन ही निकाला जाता है, जैसे हम लोग तर्क प्लस सी लगा के निकालते हैं। उसके बाद विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए इसने ना 2 कंडीशन गिवन है कि जब x का मान 0 हो तो y का मान 1 है। तो कुल मिला के जो भी आप अननोन कांस्टेंट प्लस सी ऐड करते हैं ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने कंडीशन दी हुई है। तो आप लोग विशिष्ट हल में ज़्यादा दिक्कत मत लेना, जनरल निकालना ही पड़ेगा आपको। अवकल समीकरण दे रखी है आपको, 5th पार्ट है आपका ये, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का 4x²। आपको दिख रहा होगा dy अलग dx अलग, और ये प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो यहाँ पे सिंपल आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं इसका। तो dy के साथ देखिए y वाली टर्म्स आ जाएगी, और dx के साथ आपका x ये आ जाएगा, x वाली टर्म्स, ये रहा, सिंपल आ गया ये, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि माइनस है तो माइनस को हटा लीजिए, माइनस को कैसे हटाएंगे, तो उसको लेफ्ट में लेके आइए, dy/y² प्लस का आ जाएगा 4x और बराबर में आ जाएगा आपका 0, बन गया ना, सॉरी यहाँ पे dx आएगा और बराबर में 0। अब dy के साथ y वाले टर्म्स, dx के साथ x वाले टर्म्स, सीधा सीधा क्या कर दीजिए आप, इसका समाकलन कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप लोग समाकलन करेंगे दोनों तरफ का, तो यहाँ पे ये बनेगा समाकलन dy/y² प्लस में समाकलन 4x dx, ठीक है, स्क्वायर नहीं है सॉरी, चलिए, और बराबर में यहाँ पे 0 है आपका, यहाँ पे समाकलन होगा। तो 1/y² का कितना हो जाएगा समाकलन, माइनस का 1/y, ये कुछ याद कर लेना डायरेक्टली आपके, प्लस में 4x का कितना हो जाएगा आपका, 4x का हो गया x²/2, और बराबर में क्या आएगा आपका, c आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/y प्लस में 2x² बराबर में c आ गया। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, सामान्य हल आ गया। आपको निकालना विशिष्ट सॉल्यूशन इसका। तो विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए जो x और y दे रखा है, इसने कहा है कि जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए कि जब x का मान 0 तो y का मान 1 रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, और वहाँ से आपको c की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 0 और y बराबर 1, इसके अंदर रिप्लेस करिए, तो ये माइनस का 1/1 हो जाएगा, प्लस में 2 × 0 हो गया बराबर में c। तो आपको दिख रहा है c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। अब इस c का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो c गायब हो जाएगा और x y में समीकरण बचेगी आपकी, माइनस का 1/y प्लस का 2x² बराबर में कितना बचेगा, -1। इसको चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, ये इसका विशिष्ट सोल्यूशन है। विशिष्ट सोल्यूशन का मतलब है कि आपको कांस्टेंट खत्म कर देना है वहाँ से, कांस्टेंट की वैल्यू मान के। और कांस्टेंट कैसे खत्म होगा, कुछ कंडीशंस के अनुसार, जो कि कंडीशन इसने यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है। चलिए हमारा ये 5th मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। अब चूंकि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अभी यहीं स्टॉप करें। स्टॉप करने से पहले देख लीजिए जो 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने आपको एक सेकंड मॉडल पेपर में भी सोल्व करके दिया हुआ है, तो मैं इसको फिर से नहीं करा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई आपको दिखाना है कि इसको संतुष्ट कर दी है। तो आपको करना क्या है, केवल a² निकालना है और -5 है प्लस 7 है, इनको जोड़ देना है, तो एक जीरो मैट्रिक्स बनेगी। ये करा चुका हूं मैं, आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज़ आप लोग इसको कर लेना, कोई इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और ये भी एक टाइप से आपको बड़ा आसान ही क्वेश्चन दे दिया कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। नए पार्ट्स के साथ आपको जल्दी मिलेंगे, मे बी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी नए पार्ट की, ठीक है। आप प्लीज़ जिसने आप वीडियो को देखिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो वीडियोस आपकी आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, आपको अपलोड होती रहे वीडियो, ठीक है। चैनल से ही मिल जाए आपको, ठीक है।
ओके, और प्लीज़ इसको वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो एग्जाम में, इसी से आप ही को बेनिफिट होगा, और इसी से मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बोर्ड एग्जाम में जो कि बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएगा, और मान लिया आप कॉन्सेप्ट भूल भी गए तो इन वीडियो के थ्रू आप लोगों को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है बोर्ड एग्जाम। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।